पायल को हमेशा से ही स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसे स्कूटी चलाना नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन पायल अपने पति विहान से स्कूटी लेने की जिद करते हुए बोलती है। विहान, मुझे स्कूटी चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास स्कूटी है और वो स्कूटी से ही ऑफिस जाती है, इसलिए मुझे भी अब स्कूटी ही चाहिए। लगता है तुम्हारे जो घुटनों में दिमाग था ना वो भी घिस गया। अरे तुमको रोड क्रॉस करना तो आता है नहीं और तुमको स्कूटी चाहिए। मैं नहीं दिलवा रहा, हाथ पाँव तुड़वा के बैठ जाओगी। अरे तो तुम मुझे सिखा देना ना स्कूटी। लेने से पहले एक हफ्ते पहले तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखा देना। जब मैं स्कूटी चलाना सीख जाऊंगी उसके बाद तुम मुझे स्कूटी दिला देना। अच्छा तो मैं सिखा दूं। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि तुम्हें स्कूटी सिखाऊं। और हाँ पापा की परी, जाओ पहले ना रोड क्रॉस करना सीख लो, उसके बाद आना मेरे पास कि स्कूटी सिखा दो। पायल को रोड क्रॉस करना नहीं आता था और वह बार बार स्कूटी लेने की जिद कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पायल बार बार विहान को स्कूटी लेने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन विहान उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। ऐसे ही एक दिन पायल के फोन पर उसकी सहेली निधि का फोन आता है। और बताओ पायल, तेरे पति ने तुझे स्कूटी दिलाई कि नहीं? अरे अब क्या बताऊं मैं तुझे यार, मेरा पति एक नंबर का कंजूस है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझे मना ही कर देता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्कूटी लाऊं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे हर पति का ड्रामा ना ऐसे ही होता है, ना स्कूटी दिलाएगा और ना सिखाएगा। अरे पर वो क्या है, मुझे भी तो बता। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? अबे तू वो सब छोड़, कल ना तू मेरे पास आ जाइयो, स्कूटी पे घूमने चलेंगे। अब क्या था, अगले ही दिन पायल निधि के पास जाती है, जहाँ निधि पायल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर इधर उधर घुमाती है। ये देखकर पायल का मन पूरे तरीके से स्कूटी को लेने के लिए पागल हो गया था। ऐसे ही शाम को पायल बार बार विहान के सामने किसी लड़के से फोन पर बात कर रही होती है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखा दोगे। सच में यार, मेरा बहुत अरमान है कि मैं स्कूटी चलाना सीखूं और मैं अपनी खुद की स्कूटी खरीदूं। पर क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अभी स्कूटी ले पाऊं। पायल को इस तरह से बात करता देखकर विहान को गुस्सा आता है और विहान जबरदस्ती पायल से फोन कटवा देता है और बोलता है। क्या बात है, किससे बातें कर रही थी तुम? तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम किसी लड़की से नहीं लड़के से बात कर रही थी। क्या क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? बताओ बताओ कौन है वो? मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे स्कूटी चलाना सिखा देगा और वो स्कूटी लेने में मेरी मदद भी करेगा। तो मेरे प्यारे पति देव, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चाहे तुम मुझे स्कूटी दिलाओ या मुझे स्कूटी चलाना सिखाओ या ना सिखाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो तुम किसी और से पूरी करवाओगी? अरे यार, एक लड़के से बात कर रही हो तुम, पता नहीं कौन है, मेरा सौतना हीरे पड़ेंगे साले को। क्यों? जो मेरी ख्वाहिशों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? मैंने तुम्हें स्कूटी के लिए कितनी बार बोला है कि मुझे स्कूटी दिला दो, स्कूटी दिला दो, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुम्हें मेरी बात तो समझ में नहीं आती है। देखो यार, मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं तुमको दिलवा नहीं रहा था, और तुम कह रही हो तुम किसी और से ले लोगी। अरे यार, ऐसा थोड़ी चलता है। पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझे देना चाहिए। वो तो तुम्हें ना रोड क्रॉस करने से डर लगता था, तो सोचा गाड़ी चलाते तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसी चिंता में तुम्हें दिलवा नहीं रहा था, और तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ। अरे विहान, अगर इतना डरोगे तो जिंदगी भर डरते ही रह जाओगे। बाकी अब चॉइस तुम्हारी है। मुझे तुमसे वैसे भी स्कूटी नहीं चाहिए क्योंकि स्कूटी लेने वाला मेरे पास है। अब क्या था, पायल जानबूझकर बार बार अपने पति को इग्नोर करती है। अब ना तो पायल विहान के लिए टाइम से खाना बनाया करती थी और ना ही विहान को टाइम दिया करती थी। ऐसे ही रात को विहान ऑफिस से घर आता है। घर आने के बाद विहान अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो जैसे ही पायल के करीब जाता है, तभी पायल उसे धक्का मार पीछे कर देती है। देखो, मुझसे किसी भी चीज की कोई उम्मीद मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कठपुतली हूँ? तुम्हारा जब मन करे तुम मेरे पास आ जाओ, और जब मेरा मन करे कि तुम मेरी छोटी मोटी कोई ख्वाहिश पूरी करो, तब तुम मुझे धक्का मार के वहाँ से भगा देते हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे स्कूटी वाली जिद को यहाँ भी लेकर आ गई तुम। अरे यार, तुम मेरी पत्नी हो और एक पति पत्नी को साथ में समय बिताना चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ समय बिताने का कई टाइम से सोच रहा था। देखो, आज समय भी है और मूड भी है,
तो मूड खराब मत करो, आओ पास आओ। मूड तो मेरा तुमने खराब कर दिया है विहान। जब तक मुझे स्कूटी नहीं दिलाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा हमारे बीच, चाहे ऐसे करते करते 10 साल ही क्यों ना बीत जाए। हे भगवान, 10 साल? अरे यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, 10 साल तक क्यों वेट करवा रही हो? देखो मर्जी तुम्हारी है और फैसला भी तुम्हारा ही होगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? इसको मार भी नहीं सकता वरना जेल हो जाएगी। अच्छा ठीक है यार, दिलवा दूंगा, उससे पहले चलाना तो सीखो। एक काम करता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें चलाना सिखा देता हूँ, उठ जाना समय पे। ये सुनते ही पायल खुशी से पागल हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह विहान पायल को एक खुले ग्राउंड में ले जाता है और वहाँ विहान पायल को स्कूटी चलाना सिखाता है। पायल से स्कूटी बैलेंस नहीं हो पा रही थी और वो बार बार स्कूटी से गिरे जा रही थी। ये देखकर विहान बोलता है, देख रही हो तुम? हाँ, तुमसे तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अरे पीछे से मैंने पकड़ रखा है स्कूटी को। अरे स्कूटी छोड़ दूंगा ना तो गिर जाओगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिद को छोड़ दो वरना चोट लग जाएगी। अरे मैं सीख जाऊंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम चारों तरफ से स्कूटी को अच्छे से पकड़ लो। है? लेकिन एक बात बताओ यार, चारों तरफ से अगर स्कूटी मैं पकड़ूंगा तो तुम क्या करोगी? अरे मैं सीख जाऊंगी विहान, तुम मुझे बार बार डिमोटिवेट मत करो। अच्छा ठीक है, चलो सिखाता हूँ। इतना बोलकर विहान फिर से पायल को स्कूटी चलाना सिखाता है। पायल बार बार स्कूटी से नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरने के बावजूद भी पायल अपना इरादा नहीं बदलती है। देखते ही देखते कई हफ्ते तक विहान का पायल को स्कूटी सिखाना जारी रहता है। धीरे धीरे पायल स्कूटी को बैलेंस करना सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन पायल और विहान दोनों मिलकर स्कूटी के शोरूम में जाते हैं, जहां वो एक एक्टिवा बाइक स्कूटी खरीद लेते हैं। स्कूटी देखकर पायल खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी चाहत जो पूरी हो गई थी। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मेरे पति ने मुझे फाइनली स्कूटी दिलाई दी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी फ्रेंड निधि ने मुझे जो जो सिखाया था वो सक्सेस हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ये सिखाया था? मेरी फ्रेंड निधि ने मुझे सिखाया था कि जैसे मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगी, उसी दिन तुम्हें अक्ल आ जाएगी कि पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना कितना जरूरी है पति के लिए। वरना अगर पत्नी अपने रुद्र रूप में आ जाए तो पति के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाता है। पायल अपनी स्कूटी से बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। अपनी स्कूटी लेकर जहाँ मर्जी जब मर्जी चली जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में पायल स्कूटी लेकर बाहर चली जाती है। बाहर रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। पायल इस खराब रास्ते में स्कूटी लेकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक पायल का बैलेंस बिगड़ता है, जिस वजह से वह गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब क्या था, उसके हाथ में प्लास्टर लग जाता है और विहान उसका खूब मजाक बनाता है। मिताली की नई नई शादी होती है और तब मिताली की सास सरोज मिताली को समझाने लगती है, देख बहू, मैंने तो कर लिया जितना कर सकती थी, लेकिन अब ये तेरा घर है और इस घर को तुझे ही अच्छे से संभालना है। वैसे बहू, तेरी माँ ने कहा था कि तू खाना अच्छा बना लेती है। हाँ, ठीक ही बना लेती हूँ। अच्छा बहू, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ससुर जी को तीखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तू उनके लिए तीखा खाना मत बनाइयो। और तेरे पति को तीखा खाना पसंद है, इसीलिए तू अपने पति के लिए अलग से तीखा खाना बना लियो। दोनों के लिए अलग अलग ही बनाना, क्योंकि जल्दी बनाने के चक्कर में दिमाग चलाया ना तो तुझे ही भारी पड़ सकता है बहू। जी माँ जी। और बहू, तेरे मायके में खाने के बाद मीठा खाते हो या ना खाते हो, लेकिन यहाँ सबको खाने के बाद मीठा खाना ही होता है, तो तू खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखियो बहू। जी माँ जी। सरोज अपनी बहू को सब समझा देती है और फिर बाद में मिताली भी घर का काम करने लग जाती है। एक बार मिताली रसोई में खाना बना रही थी, तभी मिताली का हाथ जल जाता है। मिताली के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरा हाथ जल गया था थोड़ा। तो बहू, तो थोड़ा देखकर काम नहीं कर सकती क्या? भगवान ने आंखें दी है, लेकिन नहीं, तुझे तो आंखों का इस्तेमाल ही नहीं करना है। चल अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से खाना बना। मिताली की सास उसे डांट देती है। ये देखकर मिताली को काफी बुरा लगता है और वो जल्दी से खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन में देख देख कर डांस करने लगती है। काफी देर तक मिताली जब अपने कमरे से नहीं निकलती,
तो सरोज उसके कमरे में जाती है और मिताली को डांस करता हुआ देखकर कहती है, बहू ये क्या है? सबने खाना खा लिया है लेकिन तूने क्यों नहीं खाया? और तू अपने कमरे में नाच क्यों रही है? माँ जी, वो मेरा बचपन से ही सपना था डांसर बनने का, लेकिन शादी हो गई इसलिए डांस छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अपने ससुराल में आ गई, सब चीजों की आदत हो गई, तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो बहू तुझे ये नहीं दिख रहा कि तेरी शादी हो गई है? शादी के बाद अपने परिवार को संभालना चाहिए। क्या तू नाचने लग गई? ये क्या सही है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं सबका ध्यान अच्छे से रखती हूँ और ये फर्ज भी मेरा ही बनता है कि मैं अपना भी ध्यान अच्छे से रखूं। अपनी बहू की ये बातें सुनकर सरोज वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जब मिताली रसोई में खाना बनाने जाती है तो देखती है कि उसकी सास ने सारा खाना बना दिया होता है, बस रोटी बना रही होती है। ये देखकर मिताली बोलती है, माँ जी आपने क्यों खाना बनाया? मैं बना देती ना, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? मेरी बहू खाना क्यों बनाएगी? कल रात तूने ही बोला था ना कि सबका ध्यान तू रख रही है, तो अब तेरा ध्यान भी तो रखने वाला होना चाहिए ना। तू घर का सारा काम करती है, फिर अपने फोन में देखकर डांस सीखती है। जब तू कुछ करने का सोच रही है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हो, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मिताली अब अपना डांस सीखती है और मोहल्ले के कुछ बच्चों को डांस भी सिखाती है। एक दिन सरोज की पड़ोसन भारती आती है और दोनों बातें करने लगती हैं। क्या बात है, मैं कब से तेरे घर आई हूँ, तूने मुझे चाय के लिए पूछा ना पानी के लिए। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी। रुक, अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे तू क्यों बनाएगी? अब तो तू भी बहू वाली हो गई है, अपनी बहू को बोलना वो बना कर लाए। बहू वाली हो गई हो तो क्या मैं अपनी बहू को नौकरानी बना दूं क्या? या मैं किसी काम करने के लायक नहीं रही और मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं बनेगा? इसका मतलब मैंने जो भी सुना था वो सही सुना था। क्या सुना तूने? बता तो सही। अरे पूरे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों सास बहू की अतरंगी जोड़ी है। अरे जब घर पर बहू है तो तू क्यों सारा काम करती है? ये सब काम करना तो बहू का काम है ना। जरा वो किताब लेकर आ। मैं तुझे क्या समझा रही हूँ और तू क्या बोल रही है? कौन सी किताब? वही किताब जिसमें ये लिखा है कि खाना बनाना बहू का काम है। अरे खाना क्यों बनाए बहू? अब तक तो बहुएं खाना बनाती ही आ रही है ना। पहले मैंने बहू बनकर खाना बनाया, अब मेरी बहू खाना बनाए। हम बहू लाते हैं धूमधाम से, लेकिन नौकरानी अगले ही दिन बना देते हैं उसे। अरे घर का काम करने से कोई नौकरानी बन गया है क्या? ये घर बस बहू का ही नहीं, मेरा भी है। और अब तूने कुछ भी फालतू बोला ना तो देख लियो, अच्छा नहीं होगा। चल अब निकल, तुझे चाय भी नहीं पिलाने वाली अब मैं। सरोज अपनी पड़ोसन को घर से भगा देती है और हमेशा की तरह खुद ही खाना बनाने लग जाती है। एक बार सब, सरोज का पति मुकेश, सरोज का बेटा अर्जुन, सब साथ में खाना खा रहे होते हैं और सरोज सबको खाना परोस रही होती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, ये क्या है मिताली, माँ काम कर रही है, सबको खाना दे रही है और तुम आराम से खाने बैठ गई। अरे बहू थक गई है। पहले तो वो खुद डांस सीखती है, फिर छोटे छोटे बच्चों को सिखाती है। आजकल तो बहू का वो लाव कुछ चल रहा है ना बहू। लाइव ऑडिशन है माँ जी। हाँ यही चल रहा है। तो बहू को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बहू खाना ना बनाए तो वही सही है। अरे क्या सही है इसमें? यहाँ तुम खाना बनाओ और वहाँ वो महारानी आराम फरमाए। अरे नाचना गाना क्या इतना जरूरी हो गया है कि पति और बाकी सबके लिए खाना भी नहीं बना सकती वो? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो करो। ये सब करने के बाद देख रही हो, तुम्हारी वजह से माँ बेचारी को करना पड़ रहा है ये सब कुछ। आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। माँ ये चिंता वाली बात ही तो है। अरे मिताली का काम आप कर रही हैं, वो भी इस उम्र में। अगर तबीयत वगैरह खराब हो गई तो क्या होगा, आप जानती है ना। इतनी ही चिंता है ना तो अब से खाना तुम ही बनाओगे, मेरी बहू नहीं बनाएगी। क्यों? बहू खाना क्यों नहीं बनाएगी? हम लोग बाहर काम करें और फिर घर आके खाना बनाएं। क्यों मेरी बहू खाना बनाएगी? पहले तो वो डांस खुद सीखे, फिर बच्चों को सिखाए, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि ये बेचारी खाना भी बनाए। माँ जी आप क्यों मेरी वजह से इतनी बहस कर रही हो? खाना ही तो बनाना है ना, मैं बना दूंगी। नहीं, बहू तो खाना नहीं बनाएगी। जिसको खाना है वो मेरे हाथ का खाए या फिर खुद बनाए। अब आगे बात समझ में या नहीं? ठीक है बनाओ खुद ही। सरोज अब अपनी बहू को खाना बनाने नहीं देती।
क्योंकि अब वो अपनी बहू को बहू से ज्यादा बेटी मान रही थी और उसे बस आगे बढ़ते हुए देखना चाह रही थी। कुछ दिनों बाद मिताली का ऑडिशन क्लियर हो जाता है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है और वो एक डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लेती है जो टीवी पे आता है। सब लोग मिताली को टीवी में देखकर बहुत खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वो कंपटीशन मिताली जीत भी जाती है। वो ट्रॉफी घर लेकर आती है और अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, ये ट्रॉफी आपके लिए, क्योंकि जितना साथ आपने मेरा दिया है ना, अगर वो साथ मुझे नहीं मिलता तो आज मेरे हाथ में ये ट्रॉफी कभी नहीं होती। इसलिए इस ट्रॉफी की असली हकदार आप हो। जो लोग मिताली और उसकी सास को टोक रहे होते हैं उन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मिताली और सरोज दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं और उन दोनों को रात में आते हुए काफी देर हो जाती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो वहाँ सारा खाना तैयार होता है जो अर्जुन और मुकेश ने बनाया होता है। ये सारा खाना आप दोनों ने बनाया है? हम दोनों ने बनाया है, लेकिन ये नहीं पता है कि अच्छा बना है या बेकार बना है। इसलिए जैसा भी बना हो कमी मत निकालना और चुपचाप खा लेना। क्योंकि ये बनाने के लिए हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन आपने बनाया ही क्यों? क्योंकि बहू खाना ही क्यों बनाए, हम लोग भी तो बना सकते हैं ना कभी कभी। और सरोज, तुम भी तो इस घर की बहू हो। अगर बहू खाना बनाती तो वो टीवी पे नहीं आ पाती। इसलिए हर बहू को आगे बढ़ने देना चाहिए, जैसे सरोज ने अपनी बहू को आगे जाने के लिए बढ़ावा दिया है। सब लोग हंसने लगते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं। सरोज खुद एक बहू बनकर जो ना कर पाई वो उसने अपनी बहू को खुलकर करने दिया और उसकी हर बार पूरी तरह से मदद करी। रामपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी पार्वती और 10 साल की बेटी सीमा के साथ रहता था। कैलाश एक सेठ की दुकान पर काम किया करता और उससे ही अपना घर चलाता था। एक रोज कैलाश घर आता है तो वो देखता है कि सीमा रो रही है। अरे मेरी बिटिया को क्या हुआ? अरे क्यों रो रही है ये पार्वती? अरे इसे तो हमेशा ही कुछ न कुछ चाहिए होता है। अब दिवाली पर नए कपड़े और पटाखों की जिद कर रही है। अरे ठीक है, इस दीपावली को मैं अपनी गुड़िया को अच्छे कपड़े और पटाखे सब दिलवाऊंगा। खुश बेटी? देखिए, आप ना इसे सर पर मत चढ़ाइए। बच्ची है, कुछ देर में मान जाएगी। आप इसे ये ला दूंगा वो ला दूंगा कहकर बिगाड़ रहे हैं। अरे पार्वती, तुम भी कहाँ बच्चों की बातों को लेके बैठ जाती हो? अच्छा ये सब छोड़िए, जल्दी ही दिवाली आने वाली है। आपके सेठ ने पगार बढ़ाने को लेकर कुछ कहा कि नहीं? अरे नहीं पार्वती, आजकल दुकान पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं। सेठ जी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। अच्छा ठीक है, जब भी आपको समय मिले ना तो कह देना उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि इस दिवाली वो तुम्हारी पगार बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा। कैलाश अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खासकर अपनी बेटी सीमा से। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कुछ भी मांगे और वो उसे पूरा ना कर पाए। अब अगली रोज हर दिन की तरह कैलाश काम पर पहुंचता है। सेठानी जी, आज सेठ जी नहीं है क्या? वो आप दुकान पे क्यों आई हो? मुझे बुला लिया होता। नहीं, सेठ जी तो शहर गए हैं रिश्तेदारों को दिवाली का तोहफा देने। अब दिवाली के बाद ही लौट कर आएंगे। तो क्या इस दीपावली में मुझे कुछ नहीं मिलेगा? ना पगार, ना मिठाई, ना कपड़े? उम्मीद भी नहीं है क्या इन सब की? सेठानी जी तो एक नंबर की कंजूस है, एक आना भी ना दे। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? दुकान संभाल। और हाँ, ग्राहकों पर थोड़ा ध्यान दिया कर और बीच बीच में मैं आती रहूंगी। ठीक है सेठानी जी, मैं ध्यान रखूंगा सामान का और ग्राहक दोनों का। कैलाश दुकान पर पूरे दिन काम करता है और ग्राहकों को भी संभालता है। दिवाली के मौके पर दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि बेचारे कैलाश को खाने तक का समय नहीं मिलता। अब देर शाम पार्वती, आज ये कहाँ रह गए? शाम तक तो घर आ जाया करते थे। चलो मैं शाम की दीप जला दूं माँ लक्ष्मी के आगे। माँ, पापा कब आएंगे? आ ही रहे होंगे बेटा, पापा आज लेट हो गए हैं वो। इधर रात के 8 बजे होते हैं, लेकिन कैलाश को दुकान से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और इधर सेठानी भी कैलाश के सर पर नाच रही थी। थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, तुझे कितनी बार कहा है। और हाँ, अब दुकान बढ़ा दे, लेकिन सुबह 7 बजे ही दुकान पर आ जाइयो। तो क्या इसके अलग से पैसे मिलेंगे?
हाँ हाँ, मुझसे हो जाएगा। दीपावली का समय है और मेरी बेटी को कपड़े और पटाखे भी दिलाने हैं। अरे रे 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 रे, तुझे शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि तुझे इसके अलग से पैसे चाहिए? आज तक सेठ जी ने तुझे किसी भी चीज की कमी की है क्या? नहीं नहीं सेठानी जी, मैं तो बस पूछ रहा था। अब चलता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा काम पर। कैलाश घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पार्वती और बेटी उसका इंतजार कर रही है। आ गई? आप कहाँ गई थी? आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं क्या करता। आज ही सेठ जी किसी काम से शहर चले गए और मुझे दुकान पे रहना पड़ गया, और कल सुबह जल्दी जाना भी है। अच्छा ऐसी बात है, तो इस बार तो आपको जल्दी जाने और लेट आने के सबके पैसे मिले होंगे ना? नहीं, सेठानी जी से मैंने इस बारे में पूछा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, सेठानी जी तो वैसे ही कंजूस है, उनसे तो इस महीने की पगार की भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, फिर दिवाली कैसे मनेगी? सब माता लक्ष्मी के ऊपर है अब तो। क्यों बेटा सीमा, पापा का इंतजार कर रही थी आप? अब अगली रोज सुबह ही कैलाश काम पर जाता है और देर रात घर लौट कर आता है। ऐसे ही कई दिन चलता रहता है और आखिरकार दिवाली वाले दिन सुबह कैलाश अपनी पत्नी पार्वती से कहता है, सुनो तो एक आखिरी बार, सेठानी जी से ना पगार की बात करता हूँ। वो मान गई तो ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि दीपावली पे कुछ भी कर पाएंगे हम लोग। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सब ठीक होगा, माँ लक्ष्मी सब ठीक करेगी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अब कैलाश काम पर जाता है और पूरे दिन दुकान पर ग्राहकों से घिरा रहने के बाद उसे 1 मिनट का समय नहीं मिलता कि वो खाना खा ले। अब देर शाम करीब 5 बजे कैलाश सेठानी से कहता है, सेठानी जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। वो आज दीपावली है, सेठ जी ने पगार भी नहीं दी है, तो क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? और सेठ जी ने कहा था कि वो मेरे बेटी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ देंगे। लक्ष्मी के दिन भी भीख मांग रहा है, शर्म कर शर्म। मैं तुझे आज कुछ नहीं देने वाली हूँ। आज लक्ष्मी का दिन है और मैं आज के दिन लक्ष्मी को अपने घर से नहीं निकालूंगी। अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं? मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। देर शाम होते ही कैलाश अपने घर पहुंचता है और वो उदास था। घर आते ही वो जैसे ही घर की चौखट पर बैठता है, एक बूढ़ी औरत आकर कैलाश से कहती है, अरे बेटा सुनो, अरे बेटा मैं तुमसे ही बोल रही हूँ। अरे अम्मा माफ करो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस सेठानी जी ने भेजा है तुम्हें पैसे और ये कपड़े देने के लिए। क्या सेठानी जी ने? लेकिन वो तो मुझे अभी कुछ ना देने की बात कर रही थी। मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, अब मुझे कहा है तो मैं चली आई तुम्हें ये मिठाई और पैसे देने। अरे आप आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं काम में लगी थी। और ये अम्मा कौन है? इन्हें सेठानी जी ने भेजा है कपड़े मिठाई लेकर। अम्मा आप घर में आइए, और आज तो दीपावली का दिन है, बिना कुछ खाए नहीं जाने देंगे। आप तो हमारी मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है। हाँ हाँ आइए आइए ना, कुछ खा लीजिए फिर जाइएगा आप। अब वो बूढ़ी औरत कैलाश और पार्वती के घर में जाती है और खाट पर बैठ जाती है। तभी उसके पास सीमा आती है। अरे माँ ये कौन है? ये तो बिल्कुल उस फोटो से मिल रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो माँ लक्ष्मी जी की फोटो है, और ये अम्मा तो पापा जहाँ काम करते हैं ना वहाँ से आई हैं। नहीं, ये भी माँ लक्ष्मी ही है। मुझे कुछ नहीं पता, आप तो बस मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। पास आओ बेटी, मैं बस तुम्हें ही माँ लक्ष्मी लग रही हूँ ना, तो ठीक है, ये बात हम दोनों ही जानते हैं, ठीक? हाँ हाँ मुझे तो पता है कि आप तो माँ, उस फोटो वाली माँ हो, लेकिन माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैलाश कपड़े देखने में होता है और पार्वती उस बूढ़ी औरत को पानी और मिठाई देने आती। तभी सेठानी खुद कैलाश के घर पहुंचती है, पैसे मिठाई कपड़े और पटाखे लेकर। कैलाश अभी तुम्हारे सेठ आए हैं और मुझे इतना सुना दिया कि तुमने कैलाश को पैसे कपड़े मिठाई क्यों नहीं दी। मैं तो रख कर गया था। ये ले कैलाश, तेरी वजह से मुझे बेवजह सुनना पड़ा।
लेकिन आपने तो ये सब बहुत पहले भिजवा दिया था, तो अब क्यों? तेरा दिमाग भी लगता है तेरे सेठ की तरह खराब हो गया है। पकड़ इसे, मुझे और भी काम है। शाम हो आई, पूजा भी करना है मुझे। जो कहना है अपने सेठ को जाकर बोलियो। पार्वती और कैलाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी। जब सेठानी अभी मिठाई पैसे देकर गई थी, तभी सीमा के रोने की आवाज आती है घर से। क्या हुआ सीमा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और अम्मा कहाँ गई? पापा, माँ चली गई। वो फोटो वाली माँ लक्ष्मी, मैंने उन्हें रोका भी, लेकिन वो बोली अगले साल आऊंगी। इसका मतलब वो माँ लक्ष्मी थी। हमने उन्हें पहचाना नहीं, हमें साक्षात माँ के दर्शन हुए। हम तो धन्य हो गए पार्वती, हमारे घर भगवान आए थे। इस छोटे से गरीब आदमी के घर भगवान माँ लक्ष्मी ने आके दर्शन दिए। कैलाश और पार्वती को समझ आ जाता है कि वो बूढ़ी औरत जो उन्हें कपड़े पैसे देने आई थी, वो माँ लक्ष्मी ही थी, जो सिर्फ सीमा को दिख रही थी, साक्षात माँ के रूप में। लेकिन उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अंत में सीमा को भी उसकी पसंद के कपड़े और पटाखे मिल ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।